जी दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स एक ऐसी राह पर चल दी है जिसकी मंज़िल कहाँ होगी कोई नहीं जानता। बिल्कुल अंधेरा रास्ता है ये। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ उसका एक बड़ा कारण है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आप जानते हैं कि इस समय बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में हैं। उनको उनकी यात्रा का कुछ समय बढ़ गया है, वो ज़्यादा समय तक रुकने वाले हैं। तो उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अपनी यात्रा के अंत में डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी बातें कहीं जिन्होंने दुनिया भर में इस समय मिडल ईस्ट को लेकर, ख़ास तौर पर गाज़ा को लेकर बिल्कुल तूफ़ान मचा दिया है। इस समय दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप क्या वाक़ई में गंभीर है इस मामले को लेकर जो उन्होंने आज उठा दिया है। उन्होंने अपनी बातचीत के दौरान ये कहा कि अमेरिका गाज़ा पट्टी को लेने जा रहा है। अमेरिका गाज़ा पट्टी को अपने कब्ज़े में लेगा, उसको जो उसका बचा-खुचा हिस्सा है, उसको फ्लैटन करेगा। इनफैक्ट पहले से ही गाज़ा फ्लैटन हुआ पड़ा है। फ्लैटन इन द सेंस कि जो भी वहाँ की इमारतें थी, गिरी पड़ी हैं। और जो बचे-खुचे हिस्से को वो गिराकर तमाम इलाके को रीबिल्ड करेगा। गाज़ा स्ट्रिप को दोबारा से अमेरिका बनाना चाह रहा है। उसका ये कहना है, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि वहाँ पर हज़ारों नौकरियाँ एम्प्लॉयमेंट खड़ी होंगी इसकी वजह से। और वो तमाम इलाका दोबारा से रीबिल्ड होगा। उसमें उनका ये कहना है कि भाई 6 साल लग सकते हैं, 8 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, 12 साल लगते हैं, जो भी लगे। और तब तक के लिए तमाम फ़लस्तीनियों को जो उस इलाके के रहने वाले हैं, बासिंदे हैं, जो जिनके वहाँ घर हैं या थे, उन सबको वहाँ से हटना होगा, वहाँ से जाना होगा। अब ज़रा सोचिए, एक ज़मीन जो फ़लस्तीन के नाम पर उनको दी गई, गाज़ा पट्टी, जिस पर आज इज़राइल भी सहमत था, उस गाज़ा पट्टी से लोगों को जाने के लिए कहा जा रहा है। कहाँ जाने के लिए कहा जा रहा है? उनका ये कहना है कि इजिप्ट और जॉर्डन, इन 2 देशों में उनको भेजा जाएगा। ये कह रहे हैं अमेरिका साहब। और इसके साथ ही जो उनका ये कहना है कि ये दोनों देश उनको लेंगे। वो बड़ी ज़िद ज़िद से ये बात कह रहे हैं कि वो दोनों देश लेंगे। लेकिन मित्रों, इस बीच में दोनों देशों ने बड़ा कड़ाई के साथ में फ़लस्तीनियों को अपने यहाँ लेने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब ने भी इस तमाम हल की तरफ अपनी अपनी नारज़ामंदी दिखाई है। उन्होंने डिसएग्रीमेंट दिखाया है इस बात को लेकर कि वो इस प्रपोज़ल से किसी स्तर पर सहमत होंगे। उनका ये कहना है कि हमें फ़लस्तीनियों के लिए जो सेपरेट स्टेट की बात की गई है, उसके अलावा हमें और कुछ मंज़ूर नहीं। और उनका ये कहना है कि वो तभी इस सारे बातचीत में या किसी सहयोग के लिए राज़ी होंगे जब फ़लस्तीनियों को उनका हक मिलेगा, उनका राज्य मिलेगा, उनका स्टेट मिलेगा। मगर ट्रंप अपनी स्पीच में कहते हैं कि नहीं, सऊदी अरेबिया बहुत बढ़िया लोगों का देश है। एज़ यूजुअल हमेशा वो ये ऐसे ही बात करते हैं। और साथ ही वो ये कहते हैं कि इसके लिए जो पैसा है वो अमेरिका नहीं लगाएगा, यानी कि और कोई लगाएँगे, उनका बाहर के लोग लगाएँगे और लोग लगाएँगे। अब सऊदी अरेबिया लगाए, यूएई लगाए, कोई और लगाए, उनका मतलब ये है कि हम पैसे नहीं लगाएँगे, लेकिन गाज़ा को ऑन हम करेंगे। और उसमें बाहर का पैसा लगेगा और उसको हम एक ऐसी जगह बना देंगे, जहाँ पर दुनिया भर के बासिंदे आके रहेंगे। फ़लस्तीन, जब उनसे पूछा गया कि फ़लस्तीनी वहाँ होंगे, बोले हाँ, फ़लस्तीनी भी रह सकते हैं वहाँ पे, मगर बेसिकली वो मॉडल होगा दुनिया के लिए और रहने का। मैं आपको दरअसल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी दिखाता हूँ अभी, और उस पर हम आगे चर्चा भी करते हैं। लेकिन दरअसल ये एक तूफ़ान बर्पा कर दिया है ट्रंप ने दुनिया की राजनीति में, गाज़ा के बारे में इस किस्म किस्म का आउट ऑफ बॉक्स, मैं मतलब आउट ऑफ बॉक्स में नकारात्मक सेंस में कह रहा हूँ कि आउट ऑफ बॉक्स हल निकाल कर, जिसके बारे में दरअसल कोई भी कल्पना नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद बेंजामिन नेतन्याहू भी, मुझे लगता है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ उनको, या जो मेरी रीडिंग है, वो हैरान हुए। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि भई ट्रंप तो इसको किसी और ही लेवल पे ले जा रहे हैं। मतलब इस सारी बात को ट्रंप किसी और लेवल पे ले जा रहे हैं। इनडायरेक्टली उनका मतलब ये था कि मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है। ऐसा कुछ नज़र आया नेतन्याहू की बातचीत से। तो एक निगाह हमारी है पहले कि वहाँ दरअसल ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या, और फिर हम आगे इस पर अपनी बात करते हैं दोस्तों। लीजिए चलते हैं। Prime Minister, you are talking tonight about the United States taking over a sovereign territory. What authority would allow you to do that? Are you talking about a permanent occupation there?
redevelopment. बात ये की जा रही है कि भई अमेरिका ने ये अनाउंस कर दिया कि हम इसको लेने जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि क्या आप इसको रीडेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और सेकंडली कि दरअसल इरादा क्या है? करना क्या चाहते हैं आप? और क्या बाकी लोग इस पे राज़ी हैं, जो बाकी ये प्लेयर्स हैं? ज़रा देखिए। And Mr. Prime Minister, do you see this idea as a way to expand the boundaries of Israel and to have a longer peace, even though the Israeli people know how important that land is to you and your citizens, just as the space is inherited by the Palestinians as well? I do see. ये इसके मायने क्या हुए? कि मैं क्लियर कर दूँ कि वो सवाल ये है वहाँ पर कि भई जितना वो ज़मीन जो है फ़लस्तीनियों के लिए इम्पोर्टेंट है, इज़राइलियों के लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों तरफ के लोग जानते हैं। तो उनका ये कहना है कि भई प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो जवाब देंगे इस बात का कि क्या ये जो ज़मीन है, ये बेसिकली इज़राइल के एक्सटेंशन का एक रूप है, जो ये कहा जा रहा है कि अमेरिका कब्ज़ा कर लेगा, तो क्या ये बेसिकली एक तरह का इज़राइल का ही एक्सटेंशन है फर्दर, जिसे बाद में इज़राइल को हैंडओवर कर दिया जाए तैयारी के बाद या कुछ और? तो अब देखिए दोनों का जवाब क्या आता है। A long-term ownership position, and I see it bringing great stability to that part of the Middle East and maybe the entire Middle East. And everybody I've spoken to, this was not a decision made lightly. Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands. आप देख रहे हैं कि उस ज़मीन को डेवलप करने के लिए अमेरिका उसकी ओनरशिप ले ले, उसको डेवलप करे, वहाँ पे हज़ारों नौकरियाँ पैदा करे। इसको लेकर हर एक आदमी जो है वो बहुत खुश है। जिससे भी ट्रंप ने बात की है, वो सभी लोग बड़े खुश हैं। अब वो लोग कौन हैं, ये कोई नहीं जानता। तो आगे देखें। Of jobs with something that will be magnificent in a really magnificent area that nobody would know. Nobody can look because all they see is death and destruction and rubble and demolished buildings falling all over. It's just a terrible sight. I've studied it. I've studied this very closely over a lot of months, and I've seen it from every different angle. And it's a very, very dangerous place to be, and it's only going to get worse. And I think this is an idea that's gotten tremendous, and I'm talking about from the highest level of leadership, gotten tremendous praise. And if the United States can help to bring stability and peace in the Middle East, we'll do that. Okay. Let's go. Caitlin, go ahead. Caitlin. Thank you so much, President Trump. Caitlin, go ahead. On what you were saying there. Say it. Go ahead, please. Just to follow up on what you were saying about the Gazans leaving Gaza, going to other countries. One, where exactly are you suggesting that they should go? And two, are you saying they should return after it's rebuilt? And if not, who do you envision living there? अब जरा देखिए, सवाल ये है कि भई आप जो उसको बना देंगे, तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि जिन लोगों को आप यहाँ से निकाल रहे हैं, इस इलाके से, जो दरअसल यहाँ के बासिंदे हैं, क्या वो वापस आकर इसी इलाके में रहेंगे, इन्हीं घरों में रहेंगे, या कौन यहाँ रहेगा? इसको लेकर क्या विजन है ट्रंप का? जरा सुनिए। I envision the world, people living there, the world's people. I think वर्ल्ड्स पीपल लिविंग देयर, दुनिया के लोग आकर रहेंगे। फ़लस्तीनियों की उस ज़मीन पे, सॉवरेन लैंड पर दुनिया के लोग आकर रहेंगे। उस जगह पर जो कि उनकी सॉवरेन लैंड है, उस जगह को अमेरिका कब्जा कर रहा है, उसमें वो बिल्डिंग्स बनाएगा, उन बिल्डिंग्स पे दुनिया भर के लोग आकर रहेंगे। ये वो कह रहे हैं। आगे देखिए। you'll make that into an international, unbelievable place. I think the potential in the Gaza Strip is unbelievable. And I think the entire world, representatives from all over the world will be there, and they'll live there. Palestinians also. Palestinians will live there. लोग फ़लस्तीन भी रहेंगे, फ़लस्तीन भी रहेंगे, हाँ, फ़लस्तीन भी रहेंगे। अब फ़लस्तीनी कितने होंगे, ले पाएँगे, जब प्रॉपर्टी ये बना देंगे, तो उसको वो बाय बैक कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, सब डिफरेंट इश्यू हो जाए। मैं ट्रंप का सपना, ट्रंप की बातें सुनिए। Many people will live there, but they've tried the other, and they've tried it for decades and decades and decades. It's not going to work. It didn't work. It will never work. Okay. And you have to learn from history. History has, you just can't let it keep repeating itself. We have an opportunity to do something that could be phenomenal. And I don't want to be cute. I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something. This is going to be the Riviera of the Middle East. ये कह रहे हैं ट्रंप साहब कि Gaza is going to be the Riviera of the Middle East. That could be Where do so those bad. people go This in the could be meantime, so Mr. President? magnificent. But more importantly than that is the people that have been
absolutely destroyed that live there now can live in peace in a much better situation because they're living in hell. And उनका ये कहना है कि भई उन लोगों को कौन गवर्न करेगा, कैसे होगा? तो उन्होंने कहा जी उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि वो सब लोग जो है यहाँ अभी नर्क में रह रहे हैं, जिस तरह से हैं, इससे बेहतर है कि वो पीसफुल शांत ज़िंदगी बिताएँगे बची हुई और बेसिकली जहाँ भी रहेंगे, सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, ये हमारी दुआ है। बेसिकली वो उसकी दुआ है कि वो जैसे भी रहेंगे अच्छे रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे अच्छे रहेंगे, जहाँ रहो सुखी रहो वाली बात है कि जाएँ फ़लस्तीनी, बस यहाँ से जाएँ और बाकी जहाँ मर्ज़ी जाएँ। जो कुछ ही करे हमारी वाला से। This is what he's saying. those people will now be able to live in peace. We'll make sure that it's done world class. It'll be wonderful for the people. Palestinians mostly we're talking about. And I have a feeling that despite them saying no, I have a feeling that the king in Jordan and that the general president, but that the general in Egypt will open their hearts and will give us the kind of land that we need to get this done, and people can live in harmony and in peace. Thank you all very much. अब जरा देखिए, ये थैंक यू ऑल तो इनका हो गया, पर मित्रों जरा ये तो सोचो कि ये कह क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये जो जॉर्डन है उन्होंने चाहे मना किया है, इजिप्ट ने भी मना किया है, तो जनरल सीसी हैं वहाँ पर इजिप्ट में और जॉर्डन के जो किंग हैं, इन्होंने मना भी कर दिया, पर बोले कि मुझे पूरा यकीन है कि वो अपना दिल खोलेंगे, हमको ज़मीन देंगे जिसका हमको उनको बसाने के लिए जो जगह चाहिए और वहाँ पर फिर वो सब लोग रहेंगे। इनमें से कहीं भी इन्होंने ये नहीं कहा है कि जो ये बनाएँगे, क्या फ़लस्तीनी जो है वो उनको दे दिया जाएगा या फ़लस्तीनियों को वो खरीदना पड़ेगा, तब तक उनकी रोज़ी-रोटी का क्या होगा? He is just not talking about it. He is not talking about anything. Basically ट्रंप साहब का आइडिया ये लगता है कि उनको भी पीस करनी है, उनको शांति लेकर आनी है और उस शांति के चक्कर में अगर अपने 4 पैसे बन जाते हैं। अब जरा सोचिए ना, हो क्या रहा? एक ज़मीन है जहाँ पर लड़ाई हुई है, वहाँ पर सब कुछ धराशायी हो गया है। धराशायी होने के बाद में एक बिल्डर जो है वो प्रेसिडेंट बन गया है। रियल एस्टेट बिल्डर प्रेसिडेंट बन गया है एक मुल्क का और वो ये कह रहा है कि मैं इस तमाम इलाके में प्लॉटिंग करूँगा, प्लॉट निकालूँगा यहाँ पे। मकान बनाऊँगा, मकान बेचूँगा भाई साहब। तो वो बेसिकली ही इज़ टॉकिंग लाइक प्रॉपर्टी डीलर, अब वो यही दिस इज़ व्हाट ही इज़ डूइंग राइट नाउ। पीस-वीस का इससे कोई लेना-देना नहीं है, बिकॉज़ पीस जो है वो इस तरह के छिछोरी हरकतों से पीस नहीं आया करती। जो पीस आइडियोलॉजिकल रीजनिंग और पॉलिटिकल रीजनिंग की डिमांड कर रही है, उसको कोई एक प्लॉट को डेवलप करके और एक दिन उनको देने की बात कर रहा है, उनमें से कुछ को देने की बात कर रहा है जो अफोर्ड कर पाएँ। तो आप ज़रा बताइए ऐसे में पीस भला कहाँ खड़ी होगी? ये मेरी समझ से बाहर है दोस्तों। लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं? इस तमाम मसले पर बहुत से लोगों की कमेंट्री आई है, लेकिन मैं आपको एक कमेंट्री दिखाने जा रहा हूँ, जो आई है ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन से, एबीसी से। जरा देखें इसको। Affairs editor John Lyons, who's in the studio with me. John, I mean, we had to clarify that we heard what we thought we heard moments ago when he made those comments, such a casual delivery of what is such a profound shift. What did we hear? एक प्रोफाउंड शिफ्ट को वो कह रही है कि एक बिल्कुल कैजुअल किस्म से सारी बात को कह दिया गया, जैसे कि कुछ आप कितने 2 मिलियन लोग हैं, अगर 20 लाख से ज़्यादा लोग हैं जिनका फैसला आपने यूं ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े-खड़े कुछ बोलकर और खत्म कर दिया है, एज़ इफ कि दे जस्ट डोंट मैटर। एक्चुअली अगर आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें जो नेतन्याहू और ट्रंप की हुई है, तो उसमें एक जगह पर बड़ी हैरानी की बात है और मुझे लगता है शायद वो आने वाले दिनों का एक खाका खींचता है, जहाँ पर एक अफ़गान पत्रकार जो है लेडी, वो पूछती है इनसे कि भई अफ़गानिस्तान में औरतों के जो हक हैं, उनको नहीं दिया जा रहा है और वहाँ पर अत्याचार हो रहा है तमाम औरतों के ऊपर और बच्चों के ऊपर, उनकी एजुकेशन के मसले हैं, तो उसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? तो वो ट्रंप ने सीधे-सीधे उससे कहा कि हाँ, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मुझे आपका एक्सेंट भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे समझ में आप कहाँ से हैं? अना अफ़गानिस्तान से। बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आपने क्या कहा है और वो कह के चला गया। He simply nullified the whole thing. He simply did not answer, which means basically either he has no policy on Afghanistan, or right now he has not thought it through about Afghanistan, or he doesn't care about Afghanistan. That go to hell. तो इसने जवाब देने की कोई ज़रूरत ही नहीं समझी। उसके लिए अफ़गानिस्तान है, नहीं है, कि माय प्लेट इज़ फुल, मेरे पास अभी और मसले हैं, ये आप कतार में हैं, बात खत्म।
तो ऐसा कुछ मुझे लगता है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुआ था उसके मायने निकाले जा सकते हैं। लेकिन ज़रा देखिए ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया क्या कह रहा है ट्रंप की इस स्पीच के बारे में। Well, Gemma, that was a political earthquake, 9.5 at least on the Richter scale for the Middle East. An American president has just overturned 50, 60 years of bipartisan policy, of accepted policy in the US, policy accepted by the European Union, by Australia, for a two-state solution. The hope that what the United Nations decided in 1947-48 1948 47 48 में जब ये फ़लस्तीन का मसला इज़राइल और उनको स्टेट दिया गया था फ़लस्तीन को, आप ये देखिए कि उस समय से लेकर अब तक दुनिया भर के तमाम लोग जो है वो टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करते रहे हैं। अब उसकी कितनी पॉसिबिलिटी बची है, नहीं बची है, टू स्टेट सॉल्यूशन में वेस्ट बैंक और गाज़ा एक साथ अलग-अलग जिनके बीच में दूरी है बहुत सारी, उसको लेकर ये चल पाएँगे, नहीं चल पाएँगे, ये एक बड़ा इश्यू है। लेकिन टू स्टार्ट विद जो यूएन में बात हुई थी वो यही हुई थी कि ये इस तरह से हल होगा सारा मामला, टू स्टेट सॉल्यूशन वहाँ पे बनेगा और फ़लस्तीनियों को रहने की वहाँ जगह मिलेगी, इज़राइल अलग एग्जिस्ट करेगा। बट ओवर द टाइम ये सारी बातें बहुत बैकग्राउंड में जाती रही हैं, चलती रही हैं। अब ज़रा देखिए कि ट्रंप जो आइडिया लेकर आए हैं, ये इन टोटल कंट्रावेंशन है उन तमाम बातों के जो यूनाइटेड नेशंस में इज़राइल फ़लस्तीन मामले को लेकर कही जाती रही हैं। ताकि देखिए with the creation of Israel would lead to peace in the Middle East. I mean, it was यही अपेक्षा थी ना कि भाई इज़राइल बन जाएगा तो मिडिल ईस्ट में पीस आ जाएगी, शांति हो जाएगी। लेकिन पहले वो अरब मुल्कों ने पंगा लिया और अब बाद में ये हमास वाले सिलसिले शुरू हो गए। पीस कहीं भी नहीं है मिडिल ईस्ट में। extraordinary. I couldn't believe when he said we will take over the Gaza Strip and we will own it. You know, he's basically saying that the United States will unilaterally seize one of the most sensitive parts of the Middle East and just take it over. And when he was asked by बेसिकली मामला ये कि जो मिडिल ईस्ट का सबसे संवेदनशील हिस्सा है गाजा पट्टी, जहाँ पर ये फ़लस्तीनी रहते हैं, कि भाई बेसिकली उस एरिया को टेक ओवर करके और ये अपने राष्ट्र को डेवलप करेंगे। और ये इसको बिना ये सोचे हुए कि दरअसल जो रीजनल पावर्स हैं वो कितनी इनके साथ होंगी या नहीं होंगी। तो बेसिकली जो मॉनिटर का डंडा वाली बात है कि स्कूल की क्लास में एक मॉनिटर जो है वो डंडा लिए दंदना रहा है, दैट इज अमेरिका। देखिए somebody who will live there, he said the world's people will live there. world's people. Yeah. It'll be the Riviera of the Middle East, an international, unbelievable place. Now, he's been building up to this, but what we just heard then, I think, will be studied in generations by historians, because if this goes ahead, I think it locks the United States and Israel into long-term conflict with the Arab world. We'll repeat some of those comments. ये बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों कि अगर ये इसी तरह से होता है जैसे कहा जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया का ये कहना है कि उस केस में अमेरिका और इजराइल एक तरफ होंगे और तमाम अरब वर्ल्ड मिडिल ईस्ट का एक तरफ होगा। और अब ऐसे में देखा जाएगा कि भला क्या इसका मतलब निकालेगा सऊदी अरेबिया, क्या होगा उस 600 बिलियन की सपोर्ट जो इन्वेस्टमेंट का जो अमेरिका में होने जा रही थी। ये सारी मुद्दे अब यहाँ पर खड़े होने शुरू होंगे। मुझे लगता है कि न जाने, टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ भी नहीं लगता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ट्रंप दरअसल इससे अचीव क्या करना चाह रहे हैं। इसमें से अचीव करने लायक कुछ नज़र नहीं आता है, लेकिन यू नेवर नो, क्योंकि जिसके पास मिलिट्री माइट है, जिसके पास डंडा है, वो न जाने अपने दिल में और क्या-क्या सपने लिए बैठा है, जिनको वो यहाँ पर साकार करना चाहेगा। तो खैर आगे देखें जरा क्या कह रहे हैं ऑस्ट्रेलियन मीडिया। Comments that we heard from Donald Trump just now. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site, and get rid of the destroyed buildings. तो आप देखिए ये ऐसा क्या लग रहा था कि जो दबे खुचे वहाँ बम होंगे उनको हम निकालेंगे अनएक्सप्लोडेड, और बाकी की जो बिल्डिंग्स हैं जो अधबनी खड़ी हुई हैं, टूटी हुई, उनको सबको गिराएंगे, पूरे इलाके को फ्लैट करेंगे। आई मीन आपको लगता है ये अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है या कि कोई बिल्डर बोल रहा है जो ट्रंप टावर बनाने जा रहा है वहां पे? ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा सोचना। खैर आगे देखिए।
John, there's always that question, are they off-the-cuff remarks or is this policy? But it was repeated over and over again. And not making that mistake again that we've heard comments from Donald Trump and thought they were off-the-cuff remarks when indeed they were not. That's right. He's clearly been thinking about this for इसके बारे में बहुत दिन से वो सोच रहा है और वो बता रहा है कि वो दोनों ही रिमार्क जो है वो ऐसे लगते हैं कि जैसे ऑफ द कफ रिमार्क है, बट दरअसल वो है नहीं, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिसीजन ज्यादा नजर आ रहा है, बट द वे ही डिलीवर्स द वर्ड्स उसमें ऐसा लगता है कि बहुत कैजुअली बोल रहा हो. some time. He's been letting out hints over the last few days. He says everybody he speaks to loves this idea. And it's interesting, we need to think how the Arab and Muslim world will think about this. In Israel, the right wing, the far right, will love this. In fact, Benjamin Netanyahu said something very revealing there. He said that Donald Trump has taken this idea of moving Palestinians to a higher level. Even than the right wing in Israel. And while he... Basically, नेतन्याहू को भी ये उम्मीद नहीं थी जो कि ट्रंप ने वहां कहा है, तो शायद उसकी अपेक्षा से या सपनों से कहीं ज्यादा आगे की बात थी. तो देखना ये होगा कि दरअसल ये गाड़ी कैसे यहाँ तक चल पाएगी. ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सपोर्ट मौजूद है मिडिल ईस्ट के देशों से. अभी तक तो कम से कम किसी भी एक भी मुल्क ने अब तक अमेरिका के इस आइडिया पर सपोर्ट नहीं दी है. तो मुझे नहीं मालूम, जब ट्रंप ये कहते हैं कि मैंने जिससे बात की है सब लोगों ने इस आइडिया की बड़ी तारीफ की है. आई डोंट नो हु दीस पीपल आर. इधर उनके सलाहकारों में कुछ ऐसे चाटुकार घुस गए हैं जो इनको गलत सलाह दे रहे हैं, या फिर ये कि बस ये मूर्खता है जो कर रहे हैं. देखिए आगे. He was speaking while Donald Trump had made those comments. Interesting to see a tweet on X by Itamar Ben-Gvir, who's one of the two leaders of the extreme right in Israel, saying, "Donald, this looks like the beginning of a beautiful friendship." Just to put that into perspective, who Donald Trump's appealing to here. Last year I was in Israel for Four Corners and we interviewed Ami Ayalon, the former head of Shin Bet, Israel's security services. He described that man, Ben-Gvir, who is applauding so gleefully now Donald Trump. He said he's a terrorist. And Ehud Barak, the former Prime Minister, talked about these messianic extremists of Ben-Gvir and Bezalel Smotrich. This has even surprised the far right in Israel. I don't think they can believe, A, their luck, and B, that the American president would go this far. And to me, he was talking like, it was like a chief executive of a company announcing a takeover. That we are taking over BHP, or we're taking over this company. We are taking over Gaza. I mean, it's one thing, I suppose, when he said we will take over Greenland or we'll change the name from the Gulf of Mexico to the Gulf of America. People guffawed a bit and Donald Trump Jr. went to Greenland and everyone had a bit of a laugh. And that sort of receded a bit. But to say I'm going to take over Gaza, and Americans go in there and essentially level it, clear it, and develop it into this Riviera. I mean, that's just theft of land. And for those two men in the Arab world and across the Middle East, they'll be looking at those two men. Let's have a quick look at the timeline here. 1947. Two men in Middle East. कौन? सऊदी अरब, MBS, UAE, सऊदी अरब. ये दो मुल्क हैं जो काम के हिस्से में, वही है जो पैसा दे सकते हैं मिडिल ईस्ट में, वही है जिनके पास फालतू का पैसा है देने के लिए. तो इंटरेस्टिंग. The UN says let's create the two states. There has to be a Jewish state alongside an Arab state. 1967, the war between Israel and its neighbours, the occupation of the Gaza Strip and the West Bank begins. Then the Israelis pull out of Gaza. And then we have October 7, atrocities by Hamas, in my view, war crimes. Then for 15 months, thousands... इसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता दोस्त, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ इसे किसी भी हालत में सपोर्ट नहीं किया जा सकता. वो वाकई में गलत था, बहुत गलत था, और एक तरह का वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ पाप था. वाकई में इन्होंने बिल्कुल किसी राक्षसों जैसा बर्ताव किया है उसमें फलस्तीनियों ने. तो उसी का नतीजा भुगत रहे हो. Thousands and thousands of American bombs dropped by the Israeli army have led to this devastation and rubble. Now we have the two men standing side by side. Netanyahu clearly delighted, while Donald Trump says essentially, let's turn it into one of the world's largest and newest real estate developments.
This is politics like we have never, ever seen before. And that reasoning, I mean, that devastation, that rubble there in Gaza, that goes to his very reasoning where it takes it upon himself, this is Trump, to speak on behalf of Gazans, saying that they would love the opportunity to move. Now, we heard a bit of what he had to say about Gaza as it stands at the moment. Let's have a look at that. The Gaza Strip has been a hellhole for people living there. It's been horrible. The Hamas has made it so bad, so dangerous, so unfair to people. And by doing what I'm recommending that we do, it's a very strong recommendation, but it is a strong recommendation. By doing that, we think we're going to bring perhaps great peace to long beyond this area. So we had these profound comments that we heard at this press conference. नहीं मालूम दोस्तों, जो कहते हैं कि we are going to bring peace, long ahead this area. तो मुझे कोई समझाए मेरे दोस्तों, कल को अगर इसी सिद्धांत पर कि अमेरिका ताकतवर है इसलिए वो गाजा को ले सकता है, टेक ओवर कर सकता है, इजराइल उसका सपोर्टर है, जरा सोचिए तो सही, कल को अगर चीन भी यही कहे आई हैव पावर, मिलिट्री पावर है मेरे पास, मैं अपनी चीजों को एक्सरसाइज कर सकता हूँ, और मेरे बगल में जो ताइवान है ये हमारे मुल्क का बिलोंग करता है एंड वी वांट टू टेक इट। मुझे बताइए, ऐसा कुछ जो अमेरिका ऑलरेडी कर रहा है गाजा के साथ में, कल को अगर कोई और मुल्क अपने आसपास के किसी इलाके को इस तरह से करेगा, चाहे वो ट्रंप, चाहे वो ये हो जो चाइना हो जो ताइवान में करेगा, या कल को कोई भारत कहे कि हम पीओके में जाएंगे और पीओके कैप्चर करेंगे, दिस कैन ओपन अ होल पंडोरास बॉक्स। बेसिकली हर आदमी जिसके हाथ में डंडा होगा वो अपने आसपास की जिस जमीन पे चाहेगा कब्जा कर लेगा, और दिस इज व्हाट इट सपोर्ट्स टू बी हेडिंग टू। मुझे कश्मीर को लेकर कोई संपत्ति उस तरह की नहीं है, मुझे लगता है कि भाई जो इंडिया को करना होगा करेगा, लेकिन ये जो तर्क देना है ये शायद दुनिया के बहुत से लोगों के लिए बड़ा हैरान कौन हो कि दरअसल ऐसा कैसे हो सकता है। आप सोचिए जरा दोस्तों कि क्या ये सब कुछ इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किया जा सकता है? मुझे लगता तो नहीं, मुझे उम्मीद भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन देखते हैं, आगे देखते हैं। About the US taking over, but we had a hint earlier ahead of that meeting where saying that Gazans should effectively move elsewhere. There'll be, 4 or 5 different places for them to go. Well, in fact, he's gone from 4 and 5 different places an hour and a half ago to 8, 9 or 12 now. Yeah. So there's 7 more places over an hour and a half. Suggests to me this is pretty chaotic. It's on the run. Now, what will be worth watching now will be the pushback from the Arab world, particularly the Saudi Arabians. आप ये देखिए, तो सऊदी अरबिया ने ऑलरेडी अपना पुशबैक दे दिया है, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ। सऊदी अरब ने बिल्कुल इस पर अपना रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा हम किसी भी हालत में इस सॉल्यूशन को जो ये बना रहे हैं इजराइल और अमेरिका मिलकर कि वो इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो जो मिडिल ईस्ट का जो जनरलाइज्ड इस समय पे रेटोरिक है वो सब का सब अमेरिका के खिलाफ चला गया है। आगे देखिए। The Jordanians and the Egyptians are in the debt and thrall of the United States. The United States is... एक चीज ध्यान रखिएगा, जॉर्डन में जो लोग रहते हैं उनमें से लगभग 70% लोग जो है वो इन एनी केस पहले से ही फलस्तीन है, वो फलस्तीन के लोग हैं। तो आप जरा सोचिए कि अब ये होने क्या जा रहा है। वो 70% ऑलरेडी लेके बैठे हुए फलस्तीनियों को, और इस समय पे जब अगर और जाते हैं लोग तो भला वो कैसे रिएक्ट करेंगे और कहाँ से उसका बर्डन आएगा, कैसे उनको खिलाएंगे पिलाएंगे। Essentially props up those two dictatorships. Well, Trump said, he does have a feeling that, they'll be favourable to this. Yeah, he has a feeling because he can essentially bring down those regimes as they currently exist. They have to make a choice. I think Egypt will, al-Sisi, the general who took over, will probably do what Donald Trump, largely what he wants. They're much more compliant. The Jordanians will be more of a problem. But the really key player here will be Saudi Arabia. Saudi Arabia is the emerging giant of the Middle East. Now the Iran's become seriously weakened with the full backing of Donald Trump and the Sunni world. ये बिल्कुल ठीक है। सुन्नी वर्ल्ड में जो ट्रंप इनकी जो दादागिरी चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, उन सबके बीच में जो यूएई है या सऊदी अरेबिया है, ये दरअसल सही मायने में मुसलमानों के लीडर बनकर सामने आए हैं। वो अलग बात है कि इन्होंने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे इनकी लीडरशिप जस्टिफाई हो पाए। तो आगे देखें आप।
Saudi Arabia is the glittering prize for Israel for normalisation. That's the one they really want. They had the Abraham Accords under Donald Trump's first term, and now the prize was that. And in fact, one of the reasons I think Hamas made their October 7 attack when they did, and this is a view supported by former Israeli Prime Minister Ehud Barak, is I think Hamas wanted to head off that normalisation deal between Saudi Arabia and Israel. That's the glittering prize, because once that's done, then if the Saudis don't insist on a Palestinian state, that's the end of a Palestinian state. Now, if the Saudis say we decide for whatever reasons on the Arab street we can't go along with this is essentially a forced transfer that's being suggested here. This connotes sort of imagery of Palestinians being put in trucks and taken away to another place. Now, that's not an image that anybody in the Middle East, I imagine a lot of Israelis wouldn't be comfortable with that image, because these people are not going to go willingly. The Palestinians are surely the most determined and stubborn people in the Middle East. They've had so much thrown. मेरे दोस्तों, वो ये कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में ये सीन कोई देख नहीं पाएगा कि जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको ट्रक में भर के किसी और दो देश में ले जाके भेड़ बकरी की तरह से यूं छोड़ दिया जाएगा। तो वो उनका ये कहना है कि ये दरअसल कोई भी देख नहीं पाएगा, और ये बात ऑलरेडी नजर आ रही है। जो रिस्पांस आ रहा है मिडिल ईस्ट से, उसमें ये बड़ा साफ नजर आ रहा है कि लोग ट्रंप के इस एक्शन के खिलाफ हैं, वो उसके साथ में नहीं है। तो आप ये देखिए कि अल्टीमेटली ये गेम सारे का सारा जब बढ़ेगा तो इसमें अमेरिका कितना मजबूत या कमजोर खड़ा होगा, क्योंकि चाइना को डिक्टेट कर नहीं पाएंगे। टैरिफ का बर्डन ऑलरेडी 10 से 15% का उन्होंने डाल दिया है चाइना ने इनके ऊपर। अब सवाल ये है कि यहां से भाग कर ये कहां जाएंगे? नाउ इज कॉट इन ए ट्रैप। सवाल ये है कि इस ट्रैप में से बाहर कैसे निकलेंगे? At them, and Hamas has thrown everything back at Israel. So what we're seeing here now, it's seismic. We're seeing a complete political earthquake in the Middle East. So many questions to follow from that. Immediately though, John, what does this mean for the next round of ceasefire negotiations? The ceasefire negotiations ushered by Donald Trump will probably go ahead. It's in Israel's interest that go ahead. They want to get those remaining hostages out. Tragically, many of them are not alive anymore, so they want the remains so they can be given a dignified burial in Israel. वही है कि बेसिकली जो इजराइल के जो बंधक हैं इनके पास में, हमास के पास में, उनकी वापसी की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि उनमें नंबर्स को कंफर्म किया जाना है। तो वो कह रहे हैं कि जो भी नंबर बचे हैं, क्योंकि मेजोरिटी तो मर चुके हैं, तो ये है कि जो मर गए हैं उनकी बॉडीज को लाया जाए, मोर्टल रिमेन्स को लाया जाए और उनका क्रेमेशन किया जाए। जो बचे हुए लोग हैं वो बड़ी अच्छी हालत में नहीं है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं कुछ उनके हाथों के हथियार उंगलियां काट दी हैं पैरों की या हाथों की, इस तरह की चीजें हुई हैं वहां पे। तो ये बिल्कुल तय नहीं है कि दरअसल जो पीस हुई है इनके बीच में, पीस अकॉर्ड हुआ है, वो कितनी देर तक होल्ड पाएगा। पर्टिकुलरली जो इसका होल्ड कर पाना है वो मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि आज जो ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी है उसके बाद में निश्चित है ये कि जो वहां पर लोग हैं जो बसे हुए हैं फ़लस्तीनी, वो इसको अपने फेवर में तो जाहिर है नहीं समझेंगे, और अगर नहीं तो फिर वो डेमोन्स्ट्रेशन का सिलसिला कहीं शुरू होता है तो डोंट नो कहाँ जाए खत्म होगा। Israel, and I think that will go ahead. I think that this is such big picture stuff that it goes way above the hostage deal. This now gets into the realm of what does... Iran was a major player now, and they're quite right that they have been weakened now. Watch what Saudi Arabia is suddenly opening itself to the world, massive tourism, they're becoming a big player, and Donald Trump's always had a particular connection. His son-in-law makes a lot of money out of Saudi Arabia, Jared Kushner, and so I think Donald Trump will look at Saudi and try to convince them. We know that Netanyahu's been under domestic pressure to keep this war in Gaza going, and we know that Donald Trump has said that he wants to be a peacemaker. So trying to get your head around how those two, Benjamin Netanyahu and Donald Trump, are in lockstep. We heard the comment from Netanyahu there in that news conference, Israel will end the war by winning the war. So what do we take from that? Well, from the sort of chemistry of the two there, it sounds like Donald Trump will back Benjamin Netanyahu in whatever the aim is. But the question is, we always wondered what happens now with Gaza. We've now got a proposal from the United States President that's essentially to turn it into the world's most unlikely
major property development. And there have been people in Israel, by the way, on the right who've joked in the last few months about a condominium on the waterfront, and we can take that land in Gaza. And a lot of the settlers in Israel want to return to Gaza. They were there and they were physically pulled out. Many of them didn't want to leave. And so they'll be delighted to want to go back in there. But the idea, I mean, to hear a US president saying, we will take it over, we will own it. Yeah. So can the United States just decide we want to own this, we want to own that? I mean, can they just say we want to own anywhere in the world? Is that what the world's come to? Yeah, and there were a few questions on that, and Trump continued to double down on it. We saw in recent weeks those jubilant scenes of people returning to northern Gaza, for example. As this news filters through there, I mean, how is this going to be? What is the reaction we're going to see from Gazans, from the wider Arab world? Well, the Gazans are desperately trying to get food and water over the last... We know that in recent weeks, a lot of babies have frozen to death, according to human rights groups. It is the most miserable place on earth, or one of. Children have been having an adult operations over the last year without anaesthetics. The numbers of children with legs and arms amputated. UNICEF calculated a year ago that there are as many as 19,000 orphans there. We've had children burying other children, burying their siblings because the parents were dead. So I think the people in Gaza, I mean, if they need to get food and water and medicines before they can even contemplate this big picture, to know that there's a man standing in the White House essentially saying that there's a number of 12 or so different places you can go to. Now, he did say there could be numerous sites or one site. But, I mean, history will judge today as an extremely key moment in the Middle East. And John, can you just sum up for us how profound? Absolutely, absolutely. This is how it's going to be. I don't think इसमें कोई शक होना चाहिए किसी को कि ये जो घटना है, जो ट्रंप ने अपने इरादे आज दिखाए हैं, ये मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री में बहुत जबरदस्त महत्व लेकर चलेंगे आगे। तो मित्रों, ये मुझे एक छोटा सा अपडेट आपको देना था। रात को हम लोग एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि रात को मैं एक बार फिर से आपके लिए वीडियोस करूं। 9 बजे के आसपास आपको मैं दूसरा वीडियो दूंगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा मुझे। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं, एक बार फिर से आज कहूँगा कि चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को जहाँ तक हो सके। आप सभी से मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। वो होगा रात के 9 बजे शाम को। बाय बाय फॉर नाउ। गुड इवनिंग।